ये कहानी शुरू होती है एक जंगल में जिसका नाम है आवाज नेशनल पार्क। वहाँ एक रेंजर है बेंजामिन वैनी जो अपने पोस्ट पर तैनात है। वो एक नोट बोर्ड पर चिपकाता है जिसमें लिखा होता है आई ओ अ बॉडी टू दिस लैंड। इसके बाद हमें मिलती है लेनन जो अपनी नई जॉब पर जा रही होती है। वो अब एक फॉरेस्ट रेंजर बनने वाली है। रेडियो पर कोई हाल ही की कई रहस्यमयी गुमशुदगियों की बात कर रहा होता है जो पार्क और रिजर्व एरिया में हुई हैं। तब लेनन कार रोककर टिश्यू लेने लगती है और जब दोबारा सीट पर सीधी बैठती है तो देखती है कि एक जानवर बीच रोड में खड़ा है। कुछ पल के लिए वो उसकी आंखों में खो जाती है जैसे किसी ट्रांस में हो। तभी रेडियो से एक तीखी आवाज आती है जो उसे चौंका देती है और जब वो देखती है तो वो जानवर गायब हो चुका होता है। यहाँ जैक्सन उसे बधाई देता है और कहता है कि उसने सुना है वो ये जॉब सालों से पाने की कोशिश कर रही थी। लेनन धन्यवाद तो कहती है लेकिन हर किसी से थोड़ी दूरी बनाकर रखती है। पहले ही ब्रीफिंग में इंस्ट्रक्टर जेनांग बताता है कि पार्क में मोबाइल नेटवर्क नहीं है और कुछ जगहों पर बिजली भी नहीं है। लेकिन लेनन का ध्यान मिसिंग पर्सन्स वाले पोस्टर्स पर होता है जिनमें से एक बेंजामिन वैनी का भी होता है। अब वक्त आता है लेनन को अपना पोस्ट ज्वाइन करने का और वो पोस्ट वही होता है जो कभी बेंजामिन का था, पर अब वो डरावना नोट वहाँ नहीं है। लेनन जल्द बोर्ड पर लगे टेप को हटाती है और रेंजर बोर्ड को साफ करती है। वो अपने सामान को जमाने लगती है और हथियार को ध्यान से सुरक्षित रखती है। जब वो दीवार पर एक मैप लगाती है तभी हमें उसका असली मकसद समझ आता है। दरअसल वो इन रहस्यमयी तरीके से गायब होने वालों की तह तक जाना चाहती है। साथ ही उसका मकसद पसंद लगता है क्योंकि वो मैप के साथ एक फैमिली फोटो भी टांग देती है। जब वो बेड पर लेटती है तो उसे डेस्क की लकड़ी पर पुराने रेंजरों के नाम दिखते हैं। अगली सुबह ठीक 8 बजे जब स्टेशन 114 को कॉल किया जाता है, लेनन तुरंत जवाब देती है और बताती है कि वो ब्लैक माउंटेन एरिया में पेट्रोलिंग करेगी। वहीं पोस्ट बोर्ड पर एक पेपर लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि इस पोस्ट का रेंजर 3 दिन बाहर रहेगा और कोई उसका सामान न चुराए क्योंकि उसी से उसे पूरा समर निकालना है। जिसके बाद लेनन अपनी पैदल यात्रा शुरू करती है और वही रेडियो प्रोग्राम सुनती रहती है जिसमें जंगल के रहस्यों पर चर्चा चल रही होती है। एक और अजीब बात ये बताई जाती है कि अक्सर लाशें बिना जूतों के मिलती हैं और वो भी ऐसी जगहों पर जो पहले ही रेस्क्यू टीम चेक कर चुकी होती है। अब पूरा दिन वो ये रिपोर्ट सुनती रहती है और रात को जंगल में कैंप करती है। अगली सुबह वो फिर ट्रेल पर निकल जाती है, लेकिन जब सुबह की चेकिंग के दौरान स्टेशन 114 को कॉल आता है तो वो जवाब देने की कोशिश करती है लेकिन रेडियो फिज़ल करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लाई थी और अब उसके पास कुछ खास करने को नहीं बचा होता, तो वो एक्सप्लोरेशन जारी रखती है। कुछ देर बाद अंधेरा हो चुका होता है जब उसे आसपास किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो टॉर्च का बीम घुमाती है तो देखती है कि वही जानवर वहां खड़ा है जो उसने पहले रोड पर देखा था। तभी रेडियो से फिर वही तीखी आवाज आती है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती और तभी उसे याद आता है कि उसने बैटरी बदली ही नहीं थी, मतलब रेडियो चल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो आवाज कहाँ से आ रही थी यह सोचने पर वह मजबूर होने लगती है। अब जैसे ही कदमों की आवाजें करीब आती हैं वो टॉर्च उठाती है और देखती है कि ये रेंजर जैक्सन है। वो कहता है कि जब उसने सुबह लेनन का जवाब नहीं सुना तो वो चिंतित हो गया और इसलिए यहाँ आया है। साथ में वो अपनी एक्स्ट्रा बैटरियां भी देता है ताकि उसका रेडियो फिर से काम करे और साथ में उसे चांदनी रात में स्नैक ऑफर करता है। बातचीत के दौरान जैक्सन उससे उसकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करता है लेकिन लिनन उसे ज्यादा मौका नहीं देती क्योंकि वो जानती है कि उसकी इमेज पहले से ही थोड़ी पागल टाइप की है। जैक्सन हंसते हुए कहता है कि जो भी रेंजर ऐसे अकेले पोस्ट पर काम करता है वो थोड़ा बहुत पागल हो ही जाता है। फिर दोनों एक ही कैंप में साथ सोते हैं। सुबह जैक्सन फिर से उसे रेडियो के लिए अपनी एक्स्ट्रा बैटरियां देता है और कहता है कि ये डिवाइसेस पुराने हैं, भरोसे के लायक नहीं, लेकिन पास में रखना सेफ होता है। फिर दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। लिनन जब शेल्टर लौटती है तो इतनी थकी होती है कि फर्श पर लेटे ही उसे नींद आ जाती है। नींद में उसे एक सपना आता है, या कह सकते हैं कोई पुरानी याद, जहां वो एक छोटी बच्ची के साथ ऊंचे पेड़ों के बीच खेल रही है। उस रात वो मैप पर ब्लैक माउंटेन को मार्क करती है और अगले दिन नए इलाके की ओर निकलती है। जैसे पहले किया था वैसे ही अब भी वो पार्क के कोनों को एक्सप्लोर करती रहती है। हर जगह मैप पर मार्क करती है जहां जहां जा चुकी है, लेकिन वो जो ढूंढ रही है वो उसे नहीं मिलता और वो सपना भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वही पेड़, वही बच्ची, वही सवाल। लाइट जलाते ही कोई दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगता है और एक मर्द की आवाज मदद के लिए चिल्लाती है। लिनन पूछती है कौन है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। बस वो शख्स और भी घबराकर बोलता है जैसे कोई और भी उसके साथ है। वो कहता है जल्दी दरवाजा खोलो। अब ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा है, इसलिए लिनन के पास कोई चारा नहीं होता और आखिरकार वो दरवाजा खोल देती है। वो आदमी पूरी तरह डरा हुआ होता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि टाइम नहीं है। लिनन उसे समझाती है कि कम से कम उसे जूते पहनने दो, तभी वो मदद कर पाएगी। ये सुनकर उस आदमी की उम्मीद जैसे टूट जाती है। वो रोने लगता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। उसकी हालत देख लिनन नंगे पांव उसके पीछे दौड़ती है और कंट्रोल सेंटर को रेडियो पर इंसिडेंट की जानकारी देती है।
थोड़ी देर बाद उसे उस आदमी की चीख सुनाई देती है, वो किसी सैरा को पुकार रहा होता है। लिनन उस आवाज की तरफ दौड़ती है और आखिरकार उसे पकड़ लेती है। वो आदमी रोते हुए कहता है कि उसकी फ्रेंड यहीं थी लेकिन अब वह गायब है। अगली सुबह एक सर्च टीम वहां पहुंचती है और सियांग बताता है कि मिसिंग लड़की का नाम सैरा ग्रीनबर्ग है। अब पार्क को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि हर टीम एक हिस्सा ढूंढे, लेकिन जैक्सन लिनन को सर्च टीम में शामिल नहीं करता। वो कहता है कि कोई तो शेल्टर में रहना चाहिए अगर सैरा खुद वापस लौट आए। बाद में पूरा दिन ढूंढने के बाद उसे एक गिरे हुए खून से सने कपड़े का टुकड़ा मिलता है। कुछ मीटर आगे उसे एक लड़की खड़ी दिखती है। लिनन पास जाकर पहचान लेती है ये सैरा ग्रीनबर्ग ही है, पर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और घायल हालत में होती है। लेकिन जैसे ही उसे अपना नाम सुनाई देता है वो थोड़ा रिएक्ट करती है और पूछती है क्या तुम सच में इंसान हो। अब सैरा को ढूंढ लेने के बावजूद लिनन को जैक्सन की बात न मानने की सजा मिलती है। तब जेनांग उसे फॉरेस्ट रिजर्व की ड्यूटी से हटा देता है और कहता है कि अब वो अपने पोस्ट पर ही रुकी रहे, कोई और एक्सप्लोरेशन नहीं जब तक वीकेंड में हेलीकॉप्टर उसे लेने नहीं आ जाता। लिनन मजबूरी में ये फैसला मान लेती है, लेकिन अंदर से बहुत नाराज महसूस करती है। उसकी आंखों में गुस्सा छुपाए नहीं छुपता और जब उसे लगता है कि अब तो नौकरी गई ही गई, तो जैसे ही उसका पैर थोड़ा ठीक होता है वो जेनांग के आदेशों को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन इस बार वो बाकी बचे इलाकों को एक्सप्लोर करने नहीं जाती, बल्कि वहीं जाती है जहां सैरा को ढूंढा था। वो एक पत्थर और झाड़ी को ध्यान से देखती है, लेकिन अब वहां कुछ भी खास नहीं मिलता और वो कपड़ा जो पहले मिला था वो भी गायब होता है। आधी रात को रेडियो अचानक अजीब आवाजें करने लगता है। लिनन उसे खराब समझकर बंद कर देती है। नींद नहीं आने पर वो टॉर्च लेकर टैंक से बाहर निकलती है और कुछ पत्तों के बीच कुछ हलचल महसूस करती है। वो नजदीक जाकर पूछती है कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर अचानक उसे पास ही से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आती है। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे कोई शख्स जमीन पर रेंगता हुआ दिखता है। लिनन कहती है कि वो फॉरेस्ट रेंजर है और मदद कर सकती है, लेकिन जैसे ही वो टेंट के पीछे जाती है वहां कोई नहीं होता। डर के मारे वो फिर से टेंट के अंदर चली जाती है। तभी एक बहुत बड़ी परछाई उसके एकदम पास आ जाती है, जिसके लंबी उंगलियां टेंट की तरफ बढ़ती हैं। तब वो चीज कुछ पल वहीं रुकी रहती है और फिर भारी कदमों से वहां से चली जाती है। तभी जैक्सन की आवाज रेडियो पर आती है। वो कहता है कि कोई पास में खो गया है और फॉरेस्ट रेंजर की मदद चाहिए। अब लिनन बिना सोचे रेडियो पर जवाब देती है कि ये शख्स अभी अभी उसके पास से गया है। वो भूल जाती है कि जैक्सन को तो पता ही नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ है, क्योंकि वो तो सजा के तौर पर पोस्ट पर ही रुकने वाली थी। अब रेडियो से अजीब सी टूटती फूटती आवाजें आने लगती हैं, कभी जैक्सन की आवाज, कभी कोई और शोर, लेकिन वो सुन पाती है कि जैक्सन कह रहा है कि उसे जाकर उस इंसान को ढूंढना चाहिए। अब लिनन रेडियो से जुड़े रहकर उसे फॉलो करती है, लेकिन 1 मिनट में ही खुद को पार्क के दूसरी तरफ एक झील के किनारे पाती है, मीलों दूर जहां से वो थी। उसे समझ ही नहीं आता कि वो वहां कैसे पहुंची। वो जैक्सन को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जवाब से और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जैक्सन कहता है तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। फिर वो फॉरेस्ट रेंजर का मोटो दोहराता है, कुछ मत छोड़ो, कुछ मत उठाओ, किसी को मरने मत दो। ये सुनकर लिनन को झटका लगता है। अब उसे शक होने लगता है कि ये जैक्सन की असली आवाज नहीं है। अब वो तेजी से वापस टेंट की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी रेडियो पर उसे जेनी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो लड़खड़ाकर गिर जाती है। एक और अतीत का सपना आता है और जब होश में आती है तो देखती है कि वो अब भी झील के पास ही है। अब जैक्सन की आवाज फिर आती है, वही मोटो दोहराते हुए, लेकिन इस बार वो आरोप लगाता है कि लिनन ने जंगल से कुछ उठा लिया है। वही वो किसी के पेड़ से उतरने की आवाज सुनती है और वहां जाकर देखती है तो पेड़ के तने पर खून लगा होता है। तभी उसके सामने फिर से सैरा आ जाती है, बिल्कुल उसी हालत में जैसे पहले मिली थी, और फिर से पूछती है क्या तुम वाकई इंसान हो। पर अब लिनन टूट जाती है, जमीन पर बैठ जाती है। उसी वक्त जेनी की आत्मा सामने आती है और उसके कान में फुसफुसाकर कहती है जो लिया है उसे जंगल को वापस लौटाओ। अब लिनन रेडियो वहीं छोड़कर बेमकसद चलने लगती है। तभी उसे किसी कपल की आवाज सुनाई देती है जो जंगल में कैंपिंग कर रहे हैं। अब उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर डरावनी सच्चाई सामने आती है। वो दोनों उसे देख भी नहीं पा रहे, न सुन पा रहे, जैसे लिनन अब कोई भूत बन चुकी हो। और तभी लिनन की एक परछाई वहां आकर मार्गरेट पर गोली चला देती है। ये देख लिनन डर के मारे भागती है और एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां चारों ओर गुमशुदा लोगों के पोस्टर लगे होते हैं। उन्हीं में जेनी का पोस्टर भी है। फिर वो दोबारा उस कपल से मिलती है, लेकिन अब हैरोल्ड अपनी बीवी की इंद्रियां खा रहा होता है। अब वो चाहे जितना भागे, हर बार वो कपल फिर से उसके सामने आ जाता है, एक ही बातों की अलग अलग वर्जन दोहराते हुए। आखिर में लिनन इस सब से टूट जाती है और मार्गरेट की ओर बंदूक तान देती है। उसी पल उसे सच्चाई समझ में आती है, जंगल बलिदान मांग रहा है ताकि जो गलती उसने की, यानी सैरा को बचाकर जंगल का संतुलन बिगाड़ा, अब उसका हिसाब चुकाया जा सके। लेकिन अब लिनन ट्रिगर नहीं दबाती, वो फिनलीज कपल को शांति से जाने देती है।
तभी रेडियो फिर चालू होता है और जैक्सन की आवाज आती है, जूलिया है वापस करो, नहीं तो तुम्हें सारा की जगह लेनी पड़ेगी और फिर तुम कभी घर नहीं लौट पाओगी। और यहाँ लिनन जवाब देती है, मुझे ये मंजूर है। और रेडियो एकदम चुप हो जाता है। बाद में वो वापस उस झील पर लौटती है जहाँ रेत के नीचे उसे एक मैप मिलता है जिसमें बहुत ही अजीब इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लेकिन लिनन अब सब कुछ छोड़ चुकी होती है, इसलिए वो उन निर्देशों को फॉलो करती है। थोड़ी देर बाद वो खुद को फिर से उस पुराने पोस्ट पर पाती है जहाँ से सब शुरू हुआ था और वहाँ उसे जेनी का जूता मिलता है। वो उसे अपनी कमर से टांग लेती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो अचानक अपने बचपन के घर में पहुंच जाती है जो रिजर्व से ज्यादा दूर नहीं है। अब उसे जेनी के गायब होने वाला दिन याद आता है जब दोनों साथ खेल रही थी और लिनन की एक पल की लापरवाही ने जेनी को उससे हमेशा के लिए छीन लिया था। वो एक पुराना रेडियो देखती है और उसी दिन की रिकॉर्डिंग सुनती है जब जेनी गायब हुई थी। उसमें जेनांग और जैक्सन की बातचीत होती है। जेनांग कहता है कि उसने जेनी को देखा था लेकिन वो खोई नहीं थी, उसे जंगल ने ले लिया था। अब वो घर के बाकी हिस्सों में जाती है लेकिन वो जगह अब एक डरावने भूल-भुलैया में बदलने लगी है। उसे अपनी माँ का दुख, एक डरावना अंतिम संस्कार और अपने पिता की आत्महत्या जैसी घटनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। फिर अंधेरा छा जाता है और एक डरावनी परछाई सामने आती है, लेकिन जेनी की आवाज उसे उनके पुराने कमरे की ओर ले जाती है जो अब पानी से भरा हुआ है। अब लिनन फूट फूट कर माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसे कभी ढूंढना बंद नहीं किया। और जेनी जवाब देती है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। अब जल्द जेनी की आत्मा गायब हो जाती है। अब लिनन के सामने जेनांग आती है लेकिन लिनन को महसूस होता है कि ये सिर्फ एक विशन नहीं है, वो असली है। वो पूछती है, क्या आप असली है? और जेनांग आंसुओं से भरकर जवाब देती है, हाँ मैं असली हूँ। फिर वह लिनन को सच्चाई बताती है कि कई फॉरेस्ट रेंजर ये जानते हैं कि ये जंगल कुछ लोगों को ले लेता है और कोई कुछ नहीं कर सकता। जेनांग ये भी कबूल करती है कि उसने जेनी को छोड़ दिया था और सालों तक कई लोगों को खोने दिया। अब वो थक चुकी होती है और कहती है, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी लिनन, अब मेरी बारी है। तब वो वादा करती है कि वो लिनन की जगह लेगी ताकि वो एक सच्ची फॉरेस्ट रेंजर बन सके। पर तभी कुछ हाथ लिनन के कंधों को पकड़ते हैं और उसे नीचे खींच लेते हैं। कुछ देर बाद लिनन झील के बीच में से उभरती है और किनारे पर उसे जेनी की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो वो जैक्सन होता है, असली जैक्सन। वो उसे पानी से बाहर निकालता है और रेडियो पर मदद बुलाता है। यहाँ लिनन उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सिर्फ खो गई थी, मरी नहीं? पर जैक्सन कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसे देखकर लगता है कि उसे सब पता है। अगली गर्मी में लिनन फिर से पार्क में काम करती है। अब जैक्सन नए रेंजरों को ट्रेनिंग देता है, पर जेनांग गायब है। उसने सच में सारा की जगह ली ताकि लिनन को जंगल ना ले जाए। अब भी लिनन स्टेशन 114 पर रहती है। मैप फिर से टांगा जाता है, इस बार उस पर जेनी और सारा के पोस्टर होते हैं। कुछ समय बाद जैक्सन रेडियो पर सभी को कॉल करता है और बताता है कि पियर लेक के पास एक लड़का खो गया है। अब लिनन उस इलाके के पास होती है और जवाब देती है कि मैं ढूंढने जा सकती हूँ। बाद में लिनन उसे ढूंढते ढूंढते एक लड़के को देखती है जो पीट करके बैठा होता है और कुछ बड़बड़ा रहा होता है। जब वो मुड़ता है तो वो जेम्स होता है। लिनन तुरंत रेडियो उठाती है ये बताने के लिए कि उसे वह मिल गया है, लेकिन तभी जेम्स पूछता है, क्या तुम असली इंसान हो? अब ये सुनते ही लिनन समझ जाती है कि ये भी उसी जंगल का चुना हुआ लड़का है जैसे जेनी और सारा थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।